हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी एंड ये ऑन माय यूट्यूब चैनल एंजॉय लर्निंग विद साक्षी पांडे। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का लेसन नंबर 12 जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो जो लेसन नंबर 11 था जो कि था फोर्स एंड प्रेशर, तो उसमें हमने हल्का सा पढ़ा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कि जब भी कोई दो सरफेस कांटेक्ट में आती हैं एक दूसरे के तब ये फ्रिक्शन काम करता है। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में और अच्छे से जानेंगे। अब हम इस वीडियो में क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। फिर हम फ्रिक्शन के टाइप्स देखेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कैसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले फ्रिक्शन के एग्जाम्पल। अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड gradually stops down and comes to rest due to the friction between the ball and the ground। यानी कोई भी बॉल पे जब हम फोर्स लगाते हैं वो थोड़ी देर चलती है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है जब वो रुक जाती है। तो अब ये रुकती भी किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से। एक और एग्जाम्पल दिया है कि जब भी हम साइकिल को पैडल कर रहे होते हैं तब साइकिल चलती है, पर जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं एडजस्ट उठी टाइम पे साइकिल नहीं रुकती, उसके थोड़े आगे तक चलती है फिर रुकती है। ये भी हो पाता है फ्रिक्शन की वजह से। यानी इन दोनों केसेस में हमने देखा कि कैसे फ्रिक्शन वर्क करता है। अब हम देखते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में जो 12.1 एक्टिविटी है उसे। जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। यानी आपको टेबल पे एक बुक रखी है, आपको उसे जेंटली पुश करना है। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि थोड़ी देर तक तो वो मूव करेगी पर फिर वो रुक जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये भी होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ बुक एंड द टेबल। यानी फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन को अपोज करता है। यानी मोशन इस बुक को कहाँ ले जा रहा है? इस साइड, पर फ्रिक्शन उसको इस साइड लाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये बुक रुक जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में है। मोशन उसको इस साइड ले जाना चाहता है और फ्रिक्शन उसको इस साइड, और फ्रिक्शन ने ज़्यादा पावर दिखाई और ये मोशन का इफेक्ट ख़त्म। ठीक है, इसलिए बॉल रुक गई। अब हम देखते हैं स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस इज द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी एक डिवाइस होता है जिससे हम मेज़र करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। इसमें एक कॉइल्ड स्प्रिंग होती है, ठीक है, जो कि जैसे ही फोर्स अप्लाई होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये स्ट्रेच होने लगती है, और जितना ज़्यादा स्ट्रेच होती है उससे हम पढ़ लेते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है। ये पिक्चर है स्प्रिंग बैलेंस की, जिसमें एक कॉइल्ड स्प्रिंग होता है जिसके स्ट्रेचिंग से हम पहचान लेते हैं कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 12.2 फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन को इफेक्ट करते हैं। टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। यानी एक ब्रिक के आजू बाजू हमें स्ट्रिंग बांधना है। पुल द ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस। और फिर हमें उस ब्रिक को स्प्रिंग बैलेंस की मदद से खींचना है। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है। फिर हम रीड करेंगे कि उस स्प्रिंग बैलेंस पे कितना फोर्स दिखा रहा है, यानी कितना फोर्स हमने लगाया है। इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। ठीक है, तो जैसे ही आप स्प्रिंग बैलेंस पे जो आपको फोर्स दिखाई देगा वो क्या है? शुरू में आपने फोर्स लगाया, वो तो समझ आता है कि पहले बॉल रेस्ट पे थी, उसको मोशन में लाने के लिए आपने फोर्स लगाया, पर फिर जब वो मोशन में आ गई तभी मुझे उतना ही फोर्स क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि इधर मैं अपना फोर्स कम करूँगी, उधर फ्रिक्शन काम कर लेगा और जो ब्रिक है वो रुक जाएगा। यानी जो भी फ्रिक्शन हम पढ़ पा रहे हैं, यानी जो भी हमें स्प्रिंग बैलेंस पे दिखाएगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मेजर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। अगर हम फिर उसी ब्रिक के आसपास पॉलीथीन लगा के इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे तो क्या होगा? हम ये देखेंगे कि जो हमारा फोर्स होगा वो हमें कम अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों कम अप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ही कम हो गया तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा। फ्रिक्शन कैसे कम हुआ? जब हमने जो हमारा सरफेस, यानी ब्रिक का सरफेस कैसा होता है? रफ सरफेस में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, पर वही जब हमने इसमें पॉलीथीन बांध के इसे स्मूथ कर दिया तो हमें फोर्स क्या लगाना पड़ा? कम। यानी कि अगर हम सरफेस को स्मूथ कर दें तो जो हमारा फ्रिक्शन है वो अपने आप कम हो जाएगा। अब देखते हैं एक्टिविटी 12.3 मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर। यानी एक स्मूथ फ्लोर पे हमें प्लेन बनाना है या फिर एक टेबल पे। यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स। यानी हम एक वुडन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ब्रिक से सपोर्टेड हो।
पुट अ मार्क विथ अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन। फिर हमें उस प्लेन पे किसी भी पॉइंट पे ए मार्क कर देना है। नाउ लेट द पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। फिर हम देखना है कि एक सेल यानी कि जो बैटरी होती है उसको हमें हल्का सा वहाँ से स्लाइड करना है। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फिर हमें देखना है कि वो कितनी दूर तक ट्रैवल करती है रेस्ट में आने से पहले। नोट डाउन द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस को नोट करना है। फिर उसके बाद हमें उसके आसपास एक कपड़ा बांधना है और फिर कपड़ा बांध के टाई करना है। फिर हमें बताना है कि किससे मतलब कम फोर्स लगा, यानी किस केस में हमें कम फोर्स लगाना पड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस उसने कवर किया। सो अब हम एक्टिविटीज से समझ लिए। अब हम देखते हैं कि असल में क्या फैक्टर्स है जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन अ मटेरियल्स प्रॉपर्टीज सच एज रफनेस, हाउ क्लीन द सर्फेसेस आर एंड अदर फैक्टर्स। यानी फ्रिक्शन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, उसकी रफनेस पे डिपेंड करता है और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो सरफेस है वो कितना क्लीन है। तो और कुछ और फैक्टर्स पे भी ये डिपेंड करता है। तो मेनली दो फैक्टर्स होते हैं। पहला कि जिस सरफेस के कांटेक्ट में आ रहे हैं उसका नेचर कैसा है, ठीक है, हाउ हार्ड द सरफेस प्रेस टुगेदर। और दूसरा ये है कि दोनों सरफेस एक दूसरे को कितना ज़्यादा प्रेस करके रखा है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये है एक स्मूथ सरफेस और ये है एक रफ सरफेस। तो दोनों साइड में सेम चीज़, जैसे कि समझ लीजिए एक पेंसिल है, दोनों साइड में मैंने सेम फोर्स लगा के दोनों को स्लाइड किया। स्लाइड करते करते ये रफ सरफेस पे सिर्फ इतना ही आ पाया, पर यही जब मैंने स्मूथ सरफेस पे इस एक्टिविटी को रिपीट की तो ये इतना किया, यानी स्मूथ सरफेस पे इसने ज़्यादा कवर किया। इसका मतलब स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम है, ठीक है। यानी जहाँ मोशन ज़्यादा है वहाँ फ्रिक्शन कम है और जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है वहाँ मोशन कम है, यानी दोनों अपोजिट होते हैं। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। यानी फ्रिक्शन किस वजह से आता है, दो सरफेस की इरेगुलरिटीज़। हर सरफेस में कोई ना कोई इरेगुलरिटीज़ होती है। जैसे कि हमारा पैर हम फ्लोर पे इसलिए रख पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, हम चल भी फ्रिक्शन की वजह से पाते हैं। अब कैसे देखो, हमारे पैर में सपोज ऐसी ऐसी छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ है और जो सरफेस है उसमें भी ऐसी 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 इरेगुलरिटीज़ है। अब दोनों ने एक दूसरे को इंटरलॉक कर दिया, इसी वजह से फ्रिक्शन अकर होगा। इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन देम। यानी भले ही कोई सरफेस कितना भी स्मूथ हो फिर भी उसमें बहुत छोटी छोटी भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं। irregularities on the two surface lock into one another। अब यही irregularities एक दूसरे को लॉक कर लेती है। When we attempt to move any surface we have to apply a force to overcome interlocking। और अगर हमें उस जगह से आगे बढ़ना है तो हमें एक ऐसा फोर्स लगाना होगा ताकि हम उस इंटरलॉकिंग को तोड़ सकें। ऑन रफ सरफेस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़। जबकि जो रफ सरफेस होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ है, यानी ज़्यादा इंटरलॉक है, इसी वजह से हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उस इंटरलॉकिंग से छूटने के लिए। जैसे कि सपोज एक और एग्जांपल से समझते हैं, इस तरह का कुछ सरफेस है, पहला सरफेस, ठीक है, और दूसरा जो सरफेस है वो कुछ इस तरह से है कि ये इसके जैसे कि ये यानी दोनों ने एक दूसरे को इंटरलॉक कर लिया और यही इंटरलॉकिंग क्या कहलाती है, फ्रिक्शन। अब हम देखते हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन होता क्यों है। फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। यानी फ्रिक्शन इसीलिए होता है क्योंकि जो इरेगुलरिटीज़ होती है वो एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेती है जब भी वो कॉन्टैक्ट में आती हैं। स्मूथ सरफेस हैव माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ बिटवीन द टू सरफेस। यानी जो भी स्मूथ सरफेस होता है उसमें छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ होती हैं और छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ होती है, इसी वजह से फ्रिक्शन भी कम होता है। रफ सरफेस हैव लार्जर इरेगुलरिटीज़ बिटवीन द टू सरफेस। जबकि जो रफ सरफेस होते हैं उसमें बड़े बड़े इरेगुलरिटीज़ होते हैं, इसी वजह से रफ सरफेस में फ्रिक्शन भी ज़्यादा होता है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ मोर इफ़ द सरफेस आर रफ। इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा अगर सरफेस रफ हुआ। जबकि देखो यहाँ पे जैसे कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, और ये एक टेबल है। सो बॉक्स इज पुट ऑन टेबल। तो अब ऐसे तो देखने में हमें कुछ इरेगुलरिटीज़ नहीं दिखेंगी, पर हम बहुत ज़्यादा जूम करके यहाँ पे देखा है तो ये है हमारा बॉक्स और ये है हमारा टेबल। तो ये बॉक्स की जो इरेगुलरिटीज़ है और जो टेबल की इरेगुलरिटीज़ है, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को इंटरलॉक कर लिया है और इसी इंटरलॉकिंग को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन।
सो कॉज हम कह सकते हैं कि इरेगुलरिटीज़, सरफेस की जो इरेगुलरिटीज़ है उनका कांटेक्ट में आके एक दूसरे को इंटरलॉक करना ही कॉज है. We see that friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surface. अभी हमने देखा कि फ्रिक्शन किस वजह से होता है, दो सरफेस की इरेगुलरिटीज़ के इंटरलॉक होने की वजह से. इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर. तो अब ये एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने दोनों सरफेस को बहुत ज़्यादा प्रेस किया, तो बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो इंटरलॉकिंग बढ़ेगी, इंटरलॉकिंग बढ़ेगी तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. इसका एग्जाम्पल कैसा है, खाली मतलब मैट पड़ा है कहीं पे भी, ठीक है, फ्लोर पे, तो अब जब उस पर कोई नहीं है तो उसको हमें खींचने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पुल करने में. पर वही कोई बैठ गया है, कोई उसके ऊपर बैठ गया है तो क्या कर रहा है, वो उस इंटरलॉकिंग को और कॉम्प्रेस कर रहा है, इसी वजह से हमें उसे खींचने में दिक्कत आएगी. यानी जैसे हम उस पर ज़्यादा फोर्स या प्रेशर लगाएंगे तो उसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा. सो अब यहाँ पे जैसे कि ये एक बॉक्स है, समझ लीजिए ये एक अलमीरा है और ये है हमारा नॉर्मल फ्लोर. तो अब जब भी हम ऐसे भारी अलमीरा को पुश करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. अब ये क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि जो इसकी इरेगुलरिटीज़ है और जो मतलब सरफेस की इरेगुलरिटीज़ है, उन दोनों ने एक दूसरे को आपस में इंटरलॉक कर लिया है. पर साथ ही साथ इसका मास ज़्यादा है, यानी इसका वेट ज़्यादा है, इसी वजह से इंटरलॉकिंग बहुत ज़्यादा है. अब फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, हाँ, हम इसके सरफेस पे अगर कोई स्मूथ सरफेस, यानी अगर हमने कोई मैट रख दिया और मैट के ऊपर अलमीरा को फिर पुश करने लगे, उस वजह से फ्रिक्शन कम हो जाएगा और हमें फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा. Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. यानी आपको वो एक्सपीरियंस याद करना है जब लास्ट टाइम आपने एक हैवी बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया था. इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ. अगर आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अभी ऐसा कीजिए. वॉट इज़ ईजियर, टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन. यानी क्या काम ज़्यादा हार्ड है कि जब वो रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाना, या फिर जब वो मोशन में है तब भी उसे धक्का देना. तो इजी ये है कि जब वो मोशन में है तो हम उसे और धक्का दें, ठीक है. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. अभी जो फ्रिक्शन होता है इसके भी 3 तरह होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. यानी स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जब कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है जब वो रेस्ट में होता है. जैसे कि सपोज़ एक अलमीरा है, वो ऐसे ही फ्लोर पे रखी हुई है, तो क्या वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में जो फोर्स लगा रही है वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन. यानी वो जो है वो फ्लोर पे लगा रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन. फिर आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो ये तब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा हो. जैसे यहाँ पे ये बच्चा स्लाइड कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. फिर आता है रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस. यानी रोलिंग फ्रिक्शन तब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रोल कर रहा हो. जैसे कि ये एक हाइट है, बुक मैंने ऐसे टिल्ट करके रखी है, अब यहाँ से मैं एक पेंसिल को मतलब पुश कर रही हूँ तो क्या होगा, वो रोल होते होते नीचे जाएगा. अब ये कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन. यानी सिंपल सी बात है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट पे, स्लाइडिंग का मतलब जब स्लाइड कर रहा है, और रोलिंग का मतलब जब रोल कर रहा है. पर इन सारे केसेस में सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एट लास्ट आता है रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, जैसे कि पिछले वाले में अभी हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम बॉक्स को रेस्ट से मोशन में लाते हैं तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ लगती है. क्यों, क्योंकि वो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन में था और स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा होता है. पर अगर ये पहले से मोशन में है तो कम लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो स्लाइडिंग या फिर रोलिंग में है. आगे देखते हैं. अब कुछ यहाँ पे केसेस दिए हैं फ्रिक्शन के पहचानने की, कि यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो जो फ्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन. और वही जबकि स्लाइडिंग मोशन, सबसे पहले जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन था उसमें कोई भी मोशन नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले भी रेस्ट में होता है और लास्ट में भी रेस्ट में होता है, तो यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है. ठीक है, फिर आता है स्लाइडिंग मोशन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्लाइड कर रहा है तो उस पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है. और फिर आता है रोलिंग मोशन. तो रोलिंग मोशन तब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोल करता है और उस केस में रोलिंग फ्रिक्शन लगता है. अब देखो,
क्यों ऐसा होता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा फोर्स, कहीं पे कम, ऐसा क्यों होता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा मोशन? तो सभी अभी हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन क्या है, वो मोशन के अपोज करता है, यानी मोशन को मतलब उसको चैलेंज करता है, ठीक है, उसके अपोजिट काम करता है। तो अब जब मोशन रहेगा ही नहीं तो फोर्स जितना भी काम करेगा वो उसको गेन ही में प्रोवाइड होगा। पर अगर मोशन है पहले से तो उसका कुछ कुछ जो वो लगा रहा है फोर्स वो कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से उसका कम हो जाएगा। पर रोलिंग मोशन में सबसे ज़्यादा मोशन होता है, इसी वजह से फ्रिक्शन सबसे कम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल, यानी फ्रिक्शन एक नेसेसरी एविल। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, यानी आप कुछ एक्सपीरियंस को रिकॉल करो। इज़ इट ईजी टू होल्ड अ कुल्हड़ और ग्लास टम्बलर, यानी एक अर्थन पॉट यानी कि एक मटके को उठाना आसान है या फिर एक ग्लास को। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी, ऐसा सपोज कीजिए कि जो ग्लास है टम्बलर, उसका जो ऊपर वाला सरफेस जो है वो ग्रीसी है, यानी उस पर ऑयल लगा है या फिर उसके ऊपर कुकिंग ऑयल का हल्का सा लेयर है। वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट, तब उसको उठाना और आसान हो जाएगा या और मुश्किल? सोचिए, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, क्या ग्लास को उठाना आसान होगा अगर फ्रिक्शन हो ही ना? तो ये चीज़ गलत है। कैसे? क्योंकि अगर फ्रिक्शन रहेगा